सुबह से ही नीरा का मन बेहद उदास था। यतीन को घर से गए हुए पूरे 2 माह बीत चुके थे। इस अवधि में कोई दिन ऐसा न था जब उसने यतीन के घर लौट आने की बात न सोची हो। वक्त की आंधी के थपेड़ों से बिखर गए इस घर को सहेजने की न सोची हो, किंतु उसे प्रतीक्षा थी सही वक्त की। सुबह जब नीरा नाश्ते के लिए बाबूजी को बुलाने गई तो देखा वे यतीन की फोटो के समक्ष खड़े चुपचाप उसे निहार रहे हैं। यद्यपि उसे देखते हुए वहाँ से हट गई, किंतु हर्षपूर्ण नेत्रों में उतर आई व्यवस्था को उससे छिपा न पाई। नीरा ने एक बार गहरी दृष्टि से उन्हें देखा, फिर रसोई में चली गई। नीरा का विवाह हुए 5 वर्ष बीत गए थे। सुहागरात को उसके पति नरेन ने कहा था, बचपन में मेरी माँ चल बसी थी। बाबूजी, यतीन और मैंने अत्यंत कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। घर में एक स्त्री का अभाव सदैव खटका है। मैं चाहता हूँ अपने स्नेह एवं अपनत्व के बल पर तुम इस अभाव की पूरक बनो। इस घर के प्रति तुम्हारी निष्ठा में कभी कमी न आए। नीरा ने अपना कांपता हुआ हाथ पति के हाथ पर रखकर उसे अपनी मौन स्वीकृति दी थी। अगले दिन नरेन ने हनीमून के लिए नैनीताल चलने का प्रस्ताव रखा तो नीरा ने इनकार कर दिया और कहा था, नहीं नरेन, नए जीवन की शुरुआत के लिए सब जनों को छोड़कर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। हनीमून हम अपने घर पर ही रहकर मनाएंगे। यतीन की परीक्षाओं के बाद हम सब इकट्ठे नैनीताल चलेंगे। यतीन तो बिल्कुल अपनी भाभी का दीवाना था। भाभी के रूप में मानो उसने अपनी माँ को पा लिया था। छोटे बड़े हर काम में वह भाभी पर निर्भर हो गया था। यहाँ तक कि अक्सर वह अपने नोट्स तैयार करने में भी नीरा की सहायता लेने लगा था। परीक्षाओं के बाद वे तीनों नैनीताल चले गए। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने उनके मन को बांध लिया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो सारे संसार से अलग थलग एक छोटा सा शहर अपने आप में कोई रहस्य समेटे हुए हो। ताल के किनारे बने हुए होटल में वे ठहरे थे। लगभग नित्य ही शाम को वे बोटिंग करते थे। उस समय नरेन और यतीन ताल की लहरों के साथ कोई न कोई गीत छेड़ देते। दोनों भाइयों को संगीत से बेहद लगाव था। एक दिन वे बहुत सवेरे स्नोवी और चाइना पिक के लिए रवाना हो गए। मार्ग में चीड़ व देवदार के वृक्ष और उनसे छन कर आती हुई सूर्य की किरणों का नृत्य सम्मोहित कर रहा था। बीच बीच में रुकते हंसते बातें करते हुए वे तीनों चाइना पिक तक पहुंच गए। वहां से समूचे नैनीताल का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा था। समय मानो वहां आकर थम गया था। वातावरण में एक गहरी निस्तब्धता रची बसी हुई थी। कुछ देर के लिए नीरा प्राकृतिक सौंदर्य में खो गई। उस समय वह स्वयं को प्रकृति के काफ़ी निकट महसूस कर रही थी। उसे पता नहीं चला कब नरेन पास बने हुए रेस्तरां में चाय का ऑर्डर देने चले गए। उस समय चौकी जब यतीन उससे खोई खोई आवाज़ में कहा, कभी कभी ऐसा क्यों होता है भाभी, किसी विशेष इंसान की स्मृति मात्र ही वातावरण में खुशियों का उजाला भर देती है। नीरा ने एक गहरी दृष्टि यतीन की ओर डाली। आखिर कौन है वह विशेष इंसान, मैं भी तो सुनूं। यतीन खामोश रहा। नीरा समझ गई वह उससे संकोच कर रहा है। तब उसने कहा, अपनी भाभी को भी नहीं बताओगे? यतीन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, उसका नाम अर्चना है। वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। बहुत अच्छी लड़की है। तुम मिलोगी, अब उसे पसंद करोगी। अच्छा, तो कब मिलवा रहे हो? जब तुम चाहो, परंतु भैया को इस विषय में तभी कुछ बताना जब तुम लड़की पसंद कर लो और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। यतीन यह बात कह ही रहा था, तभी नरेन वहां आ गए और वह खामोश हो गया। चाय पीकर वे लोग वहां से लौट पड़े। अगले दिन नैनीताल से वे वापस आ गए थे। कुछ दिन नीरा को घर व्यवस्थित करने में लगे। यतीन नौकरी के लिए जगह जगह इंटरव्यू दे रहा था। 2-3 जगह उसे आशा भी थी। दिवाली में 15 दिन शेष थे। नीरा के घर से उसके पिताजी का पत्र आया कि वे उसे दिवाली पर लेने आ रहे हैं। पत्र पढ़ने के बाद उसके ससुर ने बुलाकर कहा, बेटी, अपने जाने की तैयारी कर लो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने आ रहे हैं। सुनकर नीरा खामोश खड़ी रही। बाबूजी ने उसे देखा और बोले, क्या बात है बेटी, किस सोच में डूब गई? बाबूजी, आप पिताजी को पत्र लिख दीजिए, वे दिवाली के बाद ही मुझे लेने के लिए आएँ। क्यों? बाबूजी अचंभित रह गए। बात यह है कि वहाँ पिताजी के पास अन्य बच्चे भी हैं। मेरे न जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला, किंतु यहाँ मेरे जाने से आप लोग अकेले पड़ जाएंगे। नहीं बाबूजी, अपने घर की रोशनी की फीकी
करके मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप पिताजी को दिवाली के बाद आने के लिए लिख दें। इतना कहकर नीरा चली गई। दिवाली से 2 दिन पहले यतीन का नियुक्ति पत्र आ गया तो दिवाली की खुशी दोगुनी हो गई। उसे HAL में बहुत अच्छी नौकरी मिली थी। एक दिन दोपहर के समय नीरा घर पर अकेली थी। सब अपने अपने काम पर लग गए हुए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। वह नीरा से बोली, नमस्ते दीदी, मैं एक साबुन कंपनी की तरफ से आई हूँ। आप अपने घर में कौन सा साबुन इस्तेमाल करती हैं? नीरा उस समय गाजर का हलवा बना रही थी। वह बोर सी होती हुई बोली, देखो फिर कभी आना, इस समय मैं बहुत व्यस्त हूँ। वैसे भी हमारे घर में साबुन और अन्य वस्तुएं कैंटीन से आती हैं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगी, आप बस एक नज़र देख लीजिए। नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल समय नहीं है, कहकर नीरा अंदर जाने को मुड़ी की तभी न जाने कहाँ से यतीन प्रकट हो गया। वह हंसते हुए नीरा की बाँह पकड़कर बोला, 2 मिनट तो ठहरो भाभी, ऐसी भी क्या जल्दी है? साबुन न भी देखो, अर्चना को तो देख लो। अरे यह अर्चना है। नीरा आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रसन्न हो उठी। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। आओ अर्चना। नीरा ने उसे प्यार से अपने पास बिठा लिया। कहाँ से घूम कर आ रहे हो तुम दोनों? भाभी, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था। अर्चना को तुमसे मिलवाने लाना था न? यह तुमने बहुत अच्छा किया। यतीन मैं तो स्वयं ही तुमसे कहने वाली थी। अर्चना करीब 2 घंटे वहाँ बैठी रही। नीरा ने उससे बहुत सी बातें की। जब यतीन उसे छोड़कर वापस आया तो नीरा ने कहा, लड़की मुझे पसंद है। अपने लिए मुझे ऐसी ही देवरानी चाहिए। सच भाभी। प्रसन्नता के अतिरेक में यतीन चहक उठा। बस फिर तो भाभी, बाबूजी और भैया को ऐसी पट्टी पढ़ाओ कि वे लोग तैयार हो जाएं। परंतु अर्चना राजपूत है और हम लोग ब्राह्मण। मुझे डर है बाबूजी इस रिश्ते के लिए कहीं इनकार न कर दें। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है भाभी, तुम कहोगी तो बाबूजी मान जाएंगे। किंतु बाबूजी सहमत न हुए। नरेन को तो नीरा ने तुरंत राजी कर लिया था, मगर बाबूजी के समक्ष उसकी एक न चली। एक दिन रात को नरेन और नीरा ने जब इस विषय को छेड़ा तो बाबूजी ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम लोगों ने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं इस रिश्ते के लिए सहमत हो जाऊंगा? यतीन के लिए मेरे पास एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, वह भी बहुत अच्छी लड़की हैं। बाबूजी, आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए। सुंदर, पढ़ी लिखी और अच्छे संस्कारों वाली लड़की है, किंतु है तो राजपूत। जाति पाति सब व्यर्थ की बातें हैं बाबूजी, हमारे ही बनाए हुए ढकोसले। अगर लड़के और लड़की के विचार मेल खाते हों तो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हों तो मेरे विचार में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नरेन पिताजी को समझाते हुए बोले, लड़के और लड़की की पसंद ही सब कुछ नहीं होती। कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? आखिर रहना तो हमें समाज में ही है ना। आज तक इस खानदान में दूसरी जाति की बहू नहीं आई है। रिश्तेदारों की वजह से क्या आप अपने बेटे की खुशियाँ छीन लेंगे? मुझसे बहस मत करो नरेन, मैं किसी की खुशियाँ नहीं छीन रहा। तुम मुझे नहीं, यतीन को समझाओ यह प्रेम का चक्कर छोड़कर जहाँ मैं कहूँ वहाँ विवाह करें। उसके लिए अर्चना से भी अच्छी लड़की ढूंढना मेरा काम है। व्यर्थ की भावुकता में कुछ नहीं रखा। बाबूजी उठकर बाहर चले गए। इसका मतलब था अब वे इस विषय पर और बात नहीं करना चाहते थे। नीरा परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या को कैसे सुलझाएं। एक और बाबूजी का हठी स्वभाव, दूसरी ओर यतीन की कोमल भावनाएं, दोनों में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करें। जब से यतीन को बाबूजी के इनकार के विषय में बताया था, वह खामोश रहने लगा था। उसका अधिकांश समय घर से बाहर व्यतीत होता था। नीरा को भय था कि कहीं यह खामोशी आने वाले तूफान की सूचक न हो। एक दिन नीरा रसोई में खाना बना रही थी। यतीन वहीं आकर खड़ा हो गया और बोला, भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नीरा का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा कि न जाने यतीन क्या कहने वाला है। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। मैंने अर्चना से विवाह कर लिया है, यतीन नीरा से नज़रें चुराते हुए बोला। नीरा सन्न रह गई। कुछ पलों के लिए तो जैसे होश ही न रहा। इतने में उसे रोटी जलने की गंध आई। उसने फुर्ती से गैस बंद की और पलटकर यतीन का चेहरा देखने लगी। यह तुमने क्या किया? मैं मजबूर था भाभी,
मैं स्वयं ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था, किंतु क्या करता। अर्चना को क्या छोड़ देता। पिछले 4-5 वर्षों से उसकी और मेरी मित्रता है। तुम कुछ समय तक प्रतीक्षा कर सकते थे। मैं और नरेंद्र बाबूजी को मनाने का दोबारा प्रयास करते। कोई फ़ायदा नहीं होता भाभी, मैं जानता हूँ। वे मानने वाले नहीं थे। उधर अर्चना के घर वाले विवाह के लिए जल्दी मचा रहे थे, इसलिए विवाह में विलंब नहीं हो सकता था, वरना वे लोग उसका अन्यत्र रिश्ता कर देते। अब क्या होगा यतिन, अर्चना को तुम घर कैसे लाओगे? नीरा बुरी तरह घबरा रही थी। मैं अर्चना को तब तक घर नहीं लाऊंगा जब तक बाबूजी उसे स्वयं नहीं बुलाएंगे। अब वह मेरी पत्नी है, उसका अपमान मैं हरगिज सहन नहीं कर सकता। यतिन दृढ़ स्वर में बोला। फिर उसे कहाँ रखोगे? फिलहाल कंपनी की ओर से मुझे फ्लैट मिल गया है, मैं और अर्चना वहीं रहेंगे। यतिन धीमे स्वर में बोला और वहाँ से चला गया। पिछले कुछ दिनों से यतिन कितना परेशान था, यह तो उसका दिल ही जानता था। भैया भाभी और बाबूजी से अलग रहने की कल्पना उसे बेचैन कर रही थी। वह किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थितियों के सम्मुख विवश था। इसके बाद के दिनों की यादें नीरा को अंदर तक कंपा देती। बाबूजी को जब यतिन के विवाह के विषय में पता चला तो वे बुरी तरह से टूट गए। उनकी हठधर्मी बेटे को विद्रोही बना देगी, इसका उन्हें सपन में भी गुमान न था। उन्होंने बेटों को पालने में बाप की ही नहीं, माँ की भी भूमिका निभाई थी। बेटों के पालन पोषण में स्वयं का जीवन होम कर डाला था, किंतु एक लड़की के प्रेम में पागल बेटे ने उनके समस्त त्याग को धूल में मिला दिया था। अब बाबूजी थके थके और बीमार रहने लगे थे। नीरा के आने से घर की जो खुशियाँ पूर्णिमा के चांद के समान बढ़ रही थी, यतिन के जाते ही अमावस्या के चांद की तरह घट गई। नीरा की दशा उस चिड़िया की तरह थी जिसके घोंसले का तिनका बिखर कर दूर जा गिरा था। वह उस तिनके को उठा लाने की उधेड़ बूंद में लगी रहती थी। आज जब उसने बाबूजी को यतिन की फोटो के समक्ष रोते देखा तो विकलता और भी बढ़ गई। अगले दिन नीरा बाजार गई हुई थी। जब लौटी उसके साथ एक अन्य युवती भी थी। बाबूजी बाहर लॉन में बैठे थे। नीरा ने उसका परिचय कराते हुए कहा, बाबूजी, यह मेरी सहेली पूजा है। हम दोनों एक ही साथ पढ़ती थी। इसका इस शहर में विवाह हुआ है। आज मुझे अचानक बाजार में मिल गई तो मैं इसे घर ले आई। पूजा ने आगे बढ़कर बाबूजी के पांव छू लिए। बाबूजी ने उसके सिर पर हाथ रखकर पास खड़ी कुर्सी पर बैठ जाने का इशारा करते हुए कहा, बैठो बेटी। कहाँ काम करते हैं तुम्हारे पति? जी, HAL हैदराबाद में। अभी पूजा यहाँ अकेली है बाबूजी। जब इसके पति को वहाँ कोई अच्छा मकान मिल जाएगा वे इसे ले जाएंगे। नीरा ने कहा, बाबूजी, HAL का नाम सुनकर खामोश हो गए। यतिन भी तो यहाँ इसी फैक्ट्री में काम करता है। दर्द की एक परछाई उनके चेहरे पर से आकर गुजर गई, किंतु शीघ्र ही उन्हें पूजा की उपस्थिति का भान हो गया और उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। इसके बाद वे पूजा और नीरा काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। जब पूजा जाने लगी तो बाबूजी ने कहा, बेटी, अब तो तुमने घर देख लिया है, आती रहना। जी बाबूजी, अब ज़रूर आया करूँगी। मैं भी घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। इसके बाद पूजा अक्सर नीरा के घर आने लगी। धीरे धीरे वह बाबूजी से खुलने लगी थी। वे तीनों बैठकर विभिन्न विषयों पर बातचीत करते, हंसते, कहे लगाते और कभी कभी ताश खेलते। पूजा ने अपने स्वभाव और बातचीत से बाबूजी का मन मोह लिया था। बाबूजी भी उसे बेटी के समान प्यार करने लगे थे। वह 3-4 दिनों तक न आती तो वे उसके बारे में पूछने लगते थे। पूजा नीरा को घर के कामों में भी सहयोग देने लगी थी। कुछ दिनों बाद न जाने क्यों पूजा 1 सप्ताह तक न आई। एक दिन बाबूजी नीरा से बोले, पूजा आजकल क्यों नहीं आ रही है? मैं आपको बताना भूल गई बाबूजी, कल पूजा का फ़ोन आया था। वह बीमार है और तुम मुझे बताना भूल गई। तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद न थी। जाओ उसे देख कर आओ। उसे किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो लेती जाना। आखिर हमारा भी तो उसके प्रति कुछ फर्ज बनता है। बाबूजी की पूजा के प्रति इस ममता को देखकर नीरा मुस्कुरा उठी। पूजा ने बाबूजी के मन में अपना स्थान बना लिया था, फिर भी यतिन का भाव उन्हें खोखला बना रहा था। नरेंद्र, नीरा और पूजा के
अथक प्रयासों के बावजूद उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। एक रात बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा, वे बेहोश हो गए। नरेन ने यतिन को भी फ़ोन कर दिया था। वह और अर्चना तुरंत अस्पताल पहुँचे। सारी रात आंखों में ही कट गई। यतिन की दशा सबसे खराब थी, वह बार बार रो पड़ता था। नीरा ही उसे तसल्ली दे रही थी। सुबह के समय बाबूजी को होश आया। समय पर डॉक्टरी चिकित्सा मिल जाने के कारण खतरा टल गया था। बाबूजी के होश में आने पर यतिन सामने से हट गया। सोचा हो सकता है उसको देखकर उनके दिल को धक्का लगे और उनकी दशा फिर से बिगड़ जाए। 10 दिनों तक बाबूजी अस्पताल में रहे। नरेन और नीरा उनकी सेवा में जुटे रहे। घर का सारा काम पूजा ने संभाला। जिस दिन बाबूजी को घर आना था, पूजा ने सारा घर मोमबत्तियों से सजा दिया था। जिस समय वे कार से उतरे, उसने आगे बढ़कर बाबूजी के चरण स्पर्श किए। नरेन और नीरा उन्हें अंदर ले आए। बाबूजी, पूजा ने आपकी बहुत सेवा की है। नीरा ने उन्हें पलंग पर बैठाते हुए कहा, हमेशा सुखी रहो बेटी। वे लोग कितने सुखी होंगे जिन्हें तुम्हारे जैसी बहू मिली है। बाबूजी एक क्षण खामोश रहे, फिर आह सी भरते हुए दुखी स्वर में बोले, नरेन ने मेरी पसंद से विवाह किया, देखो कितना खुश है। नीरा हजारों में एक है। काश यतिन ने भी कहा माना होता तो उसकी बहू भी तुम दोनों जैसी होती। नीरा को लगा यदि अब उसने बाबूजी से अपने मन की बात न कही तो फिर बहुत देर हो जाएगी। जीवन में अनुकूल क्षण बार बार नहीं आते। वह उनके समीप जा बैठी। उसने आंखों ही आंखों में नरेन से अनुमति मांगी और बोली, आपकी इस बेटी से बहुत बड़ा अपराध हो गया है बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कौन सा अपराध? बाबूजी हैरान हो उठे। नीरा ने उनके घुटनों पर सिर रख दिया और डरते डरते बोली, पूजा जिस घर की बहू है वह घर यही है। बाबूजी, यह पूजा नहीं, आपकी दूसरी बेटी अर्चना है। अर्चना यानी यतिन की पत्नी। इतने दिनों तक तुम मुझसे बाबूजी, मैंने यह अपराध आपको धोखा देने या दुख पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया। मैं और नरेन चाहते हैं हम सब आपकी छत्र छाव में रहें। यह घर एक घोंसले के समान है। बाबूजी, इसके तिनके को बिखरने मत दीजिए, इन्हें समेट लीजिए। कहते कहते नीरा रोने लगी। बाबूजी की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ तो नीरा की निष्ठा और कुछ अर्चना का सरल स्वभाव व सेवा भावना उन्हें कमज़ोर बना रही थी। साथ ही हालात ने उनके और यतिन के बीच जो दूरी पैदा कर दी थी, उसने उनकी हठधर्मिता को कमज़ोर बना डाला था। उन्होंने स्नेहपूर्वक नीरा को उठाया, फिर अर्चना को अपने पास बैठा लिया और अर्चना की तरफ देखकर कहा, बेटी, जीवन में यदि किसी को अपना आदर्श बनाना तो नीरा को ही बनाना। इसके प्रयत्नों के फलस्वरूप इस घर की खुशियाँ वापस आई हैं। फिर उन्होंने नरेन को यतिन को बुलाने भेज दिया। वास्तव में व्यक्ति अपने झूठे अहंकार के दायरे में कैद रहकर स्वयं ही अपने जीवन में दुखों का समावेश कर लेता है। बाबूजी ने सोचा, यदि वे अपने इस अहं के दायरे से बाहर आकर भावनाओं के साथ साथ विवेक से भी काम लेते तो उन बीते दिनों को भी आनंद में बना सकते थे जो उन्होंने और उनके परिवार ने दुखी रहकर गुजारे थे। उन्होंने खिड़की में से देखा, यतिन नरेन के साथ कार से उतर रहा है। बाहर मोमबत्तियाँ की झिलमिलाती लो भविष्य को अपने प्रकाश से आलोकित कर रही थी।